अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा इतिहास की कर लेते हैं, एक युद्ध की। इतिहास में तमाम युद्ध हुए और उनके विवरण इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। बहुत सारे विवरण ऐसे भी हैं जिनमें बाद में बहुत से दस्तावेज मिले और उनमें संशोधन किया गया। इतिहास में परिमार्जन एक स्वीकार्य अवधारणा है और उसके तहत इतिहास को बार बार लिखा जाता रहा है। ये संभव नहीं होता, खासतौर पर 100, 200, 500, 1000 साल पुराने इतिहास के सारे दस्तावेज, सारे आंकड़े, सारी सूचनाएं आपको एक जगह मिल जाए। बहुत संभव हो कि बहुत बाद में आपको कुछ और तथ्य मिलें, प्राथमिक सोर्स से मिलें या दूसरे स्रोतों से हासिल हों, और तब आप उसके आधार पर इतिहास कब की पुनर्रचना करते हैं, उसको लिखते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य हो और कोई हड़बड़ी दिखाई दे तो संदेह पैदा होता है कि ये किस वजह से किया जा रहा है। इसका संबंध इतिहास से कम अपने स्वार्थ से अधिक है। मैं हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहा हूं। हल्दी घाटी का वो युद्ध जिसके बारे में लोगों के मन में वो युद्ध तो कहते हैं कि बहुत कम समय के लिए चला, लेकिन उसकी छाप लोगों के दिलों पर कई सौ साल बाद तक रही, आज भी है। हल्दी घाटी एक बहुत छोटी सी संकरी सी घाटी है और वहां इस तरह का कोई बड़ा युद्ध हो भी नहीं सकता था। तो तथ्यों के आधार पर अगर जाएं तो ये जो अबुल फजल ने इतिहास में लिखा है कि उसको वो खमनौर का युद्ध कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते भी नहीं है। हल्दी घाटी उसे इसलिए कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी पीली है और वो सकरा इलाका है, इसलिए उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। लेकिन खमनौर का भी युद्ध आप इसे मान लें तो अबुल फजल के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि खमनौर का युद्ध केवल 4 घंटा चला। अब आप कल्पना कर लीजिए कि वो कितना भीषण रहा होगा कि 4 घंटे के युद्ध की छाप, उसकी आवाज़, उसकी प्रतिध्वनि 450 साल बाद भी सुनाई देती है। मेवाड़ का वो इलाका आत्मसम्मान, आत्मगौरव के लिए एक जगह रखता है अपनी। उसका एक मेयार है। उसको आप एक शिलापट लगाकर या उखाड़कर आप उस गौरव को न तो कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। वो हमारा गौरवशाली इतिहास है और महाराणा प्रताप उसके एक महान नायक, जिनके बारे में लोगों ने बचपन से पढ़ा है, जाना है। 2-3 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो ये कि हल्दी घाटी का युद्ध, आप उसे खमनौर न कहें, हल्दी घाटी ही कहें, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। अकबर उस युद्ध में उपस्थित नहीं था, खुद वो सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। और 4 घंटे के युद्ध के बाद ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कई इतिहासकार कहते हैं कि वो युद्ध, अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं तो यही कह सकते हैं कि वो अनिर्णीत रहा। क्योंकि जिस काल की बात है, मध्यकाल में, मध्यकाल के इतिहास में जय पराजय, कौन जीता कौन हारा, इस बात से तय होता था कि या तो दोनों पक्षों में से एक का जो नेतृत्व कर रहा है वो आत्मसमर्पण कर दे, वो मारा जाए, वो मैदान छोड़कर भाग जाए। तो इनमें से कुछ भी ये हुआ नहीं। और अगर ये हुआ होता तो उदयपुर के एक इतिहासकार हैं चंद्रशेखर शर्मा, उनका कहना है कि उनको कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद लोगों के नाम जमीनों के पट्टे लिखे थे। वो जमीनों के पट्टे, उनके कागजात एक तरह के दस्तावेज हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संस्कृति मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो शिलापट लगे हुए हैं हल्दी घाटी में, इनको हटा दिया जाए। संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, तो बिपिन नेगी एएसआई के वहाँ
कर्ता धर्ता हैं, रक्त तलाई कहते हैं उसे। रक्त तलाई में वो एएसआई का कामकाज देखते हैं और उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है कि ये जो शिलापट लगे हुए हैं जो 40-45 साल पहले लगाए गए थे, इनको हटा दिया जाए। वो शिलापट हमने हटा दिए। अब सवाल ये नहीं है कि शिलापट हट गए, सवाल यह है कि जो नए शिलापट उसकी जगह लगाए जाने हैं उन पर इबारत क्या होगी, लिखा क्या होगा। क्या आप कहेंगे कि राणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया? आप कहेंगे कि अकबर की सेना पीछे हट गई? या आप कहेंगे कि अकबर इस सेना में, अपने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व कर ही नहीं रहा था? क्या लिखेंगे आप उसमें? तो ये तय होना बाकी है। विपिन नेगी कहते हैं कि हमारा काम आदेश का पालन करना था, शिलापट हटाने का आदेश हुआ, हमने हटा दिया। लगाने के लिए भी हम नए शिलापट लगा देंगे, लेकिन उसकी इबारत हम नहीं तय करते, वो इतिहासकार करेंगे। और इतिहासकार अभी तक इस बारे में एक राय नहीं हो पाए हैं कि उन शिलापटों पर क्या लिखा जाना है। तो ये जो विवाद है, ये अजीब किस्म का विवाद है। एक महान शख्सियत, एक महान देशभक्त, एक महान व्यक्तित्व, महाराणा प्रताप जैसा विराट व्यक्तित्व, उसकी छवि को लेकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करने का प्रयास उस छवि का कोई भला नहीं करेगा। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी क्षमता, उनका शासन सब असंदिग्ध है, उनकी महानता असंदिग्ध है। ये बहस करके महाराणा प्रताप की महानता में खोंग लगाने की कोई आवश्यकता हो ही नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ये बहस क्यों है, इसका कारण इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कई बार से ये कहते रहे हैं कि ये शिलापट उखाड़ दिए जाने चाहिए, ये बदला जाना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर की पराजय हुई, लेकिन ये सच नहीं है। महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित नहीं हुए, महाराणा प्रताप युद्ध से वहाँ उनका आत्मसमर्पण उन्होंने नहीं किया, वो मारे नहीं गए। तो इसके बाद क्या है, न वो पकड़े गए न वो झुके। तो महाराणा प्रताप की महानता हल्दी घाटी के युद्ध की वजह से जितनी है वो तो है ही, उनकी महानता ज़्यादा उनकी जिजीविषा में है, क्योंकि उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने वनों का रास्ता पकड़ा और अपने लोगों को संगठित किया, और इस तरह संगठित किया जिसकी सूचनाएं निश्चित तौर पर तमाम दरबारों तक पहुंच रही होंगी, मुग़ल शासकों तक पहुंच रही होंगी, कि उन्होंने दोबारा पलटकर मेवाड़ की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। युद्ध करना तो दूर की बात थी। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ का एकमात्र युद्ध था जो मुग़ल सेनाओं और मेवाड़ के बीच में हुआ, और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। ये राणा लोगों के इतिहास का हिस्सा है। उन्हें सिर्फ चारण इतिहास कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतिहास को स्रोतों की आवश्यकता होती है, और प्राथमिक स्रोत आज नहीं मिल रहे हैं, या जितने मिले हैं उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो एक अंतिम निर्णय की तरह कोई चीज़ कह सकना और उसके लिए विवाद खड़ा करना और उस विवाद के ज़रिए अपना राजनीतिक मतलब साधना, ये निरर्थक है, गलत है, क्योंकि आप इससे महाराणा प्रताप को बड़ा नहीं बनाते। महाराणा प्रताप की बड़ी छवि के नीचे छिपकर आप जो करना चाहते हैं वो समझ में आता है, और उसकी आवश्यकता है नहीं राणा प्रताप को। आपको हो तो हो। मुझे बचपन याद आता है अपना। श्याम नारायण पांडे जी की एक कविता थी, एक उनका छोटा सा संग्रह था हल्दी घाटी, वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था, पढ़ाया जाता था। उसमें सग कहते हैं, वो सर्ग की जगह सग कहते हैं, सग गणपति, सग हिलमिल, सग निबर, और अंतिम हिस्सा उसका मेवाड़ के बारे में है, सिंहासन के बारे में है। और श्याम नारायण पांडे उसको कहते हैं, और वहाँ भी आप बिल्कुल साफ साफ ये पढ़ सकते हैं, ये छाप आपको वहाँ भी मिलेगी। वो साफ साफ कहते हैं कि ये एक लिंग का आसन है, ये एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है,
नित सिहक रहा कमलासन है, ये सिंहासन सिंहासन है। और उसी में वो आगे कहते हैं कि अगणित उर शोणित से सिंचित इस सिंहासन का स्वामी है, भूपालों का भूपाल अभय, राणा पथ का तू गामी है। दुनिया कुछ कहती है सुन ले, ये दुनिया तो दीवानी है, राणा ने इसकी रक्षा की, ये सिंहासन अभिमानी है। इसमें जो खास शब्द है वही बात मैं भी कह रहा हूं बार बार कि वो जो अभिमान है अपनी ज़मीन, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि के लिए, वो राणा प्रताप की विजय से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो अभिमान सबको बौना साबित कर सकता है। राणा प्रताप की महानता उसी अभिमान में है, राणा प्रताप की महानता उसी जिजीविषा में है। उसको छोटा करने का प्रयास मैं मानता हूँ जितने लोग ये चाहते हैं कि वहाँ लिख दिया जाए कि इस युद्ध में अकबर की पराजय हुई, जबकि अकबर वहाँ था ही नहीं। तो अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें अपने कार्यक्रम को, अवध पंच को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।